एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देख पाते हैं जो कि एंसेस्टर शी के बर्ताव से काफी ज्यादा डिस्टर्ब था। वो कह रहा था कि एंसेस्टर शी ब्लैक ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल कर रहा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। साथ ही वो बंदा मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, तो मैं इस खतरनाक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं लियो जिन से मिलना चाहता हूँ। लेकिन घर से बाहर निकलते साथ ही फेरी जू से अपने सामने नजर आई, जो कि जियांग से मिलने आई थी। फेरी जू से कहती कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इतना कहते साथ ही वो जियांग के घर में एंटर कर लेती है। यहाँ पर उसने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी ताकि कोई भी इन दोनों के दरमियान का डिस्कशन सुनने ना पाए। और फेरी जू ने उससे सवाल पूछा कि बताओ तुम ब्लैक ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्या तुम अपनी डिवाइन आर्ट को और भी ज्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाहते? जिस पर जियांग कह रहा था कि मैं अपने कल्टीवेशन की दम पर अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ना कि कोई शॉर्टकट लेकर। जिस पर फेरी कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और शायद इसी वजह से एंसेस्टर शी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। तो जियांग कहता है कि मेरी लाइफ के कोई ग्रेट एम्बिशंस नहीं है, मैं तो बस सरवाइव करना चाहता हूँ। जिस पर फेरीजू कह रही थी कि तुमने अभी तक मुझे रीजन नहीं बताया कि तुम ब्लैक ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे। तो जियांग उससे कहता है कि मुझे एक एल्डर ने बताया था कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, हर एक चीज की एक सर्टेन प्राइस तुम्हें पे करनी होगी। तो फेरीजू से कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और इसी वजह से मैं भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। दरअसल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील करने आई हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बस एक ही सवाल होगा कि तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी कहाँ से आई, तुम उसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो। अब ये सुनते साथ ही जियांग थोड़ा सा हैरान था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इमॉर्टल जू को ये बात कैसे पता चली कि उसके पास एक डिवाइन एबिलिटी है। तभी जू से कहने लगी कि तुम्हें बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना होगा। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी की ओरिजिन के बारे में बता दूंगी। जिस पर जियांग कह रहा था कि फेरी पता नहीं आप कौन से एबिलिटी की बात कर रही, मेरे पास तो ऐसी कोई डिवाइन एबिलिटी नहीं। अब ये सुनते साथ ही फेरी जूस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि ऐसे अनजान बनने की नौटंकी करके तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, उसने तो गुस्से में आकर जियांग पर अपनी कई सारे आइस क्रिस्टल पॉइंट कर दी। ये देखते साथ ही जियांग थोड़ा सा पैनिक हो चुका था। वो कहती है कि आज से ठीक 3 महीनों बाद हमारे कोंगियन पिक पर एक पर्सन को चुना जाएगा। तुम चारों में से बस एक का ही सिलेक्शन होगा और मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन तुम बनो। तुम्हें ही एंसेस्टर शी का डायरेक्ट डिसाइपल बनना पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें एंसेस्टर शी का असली चेहरा नजर आया ही होगा। उसने अपने बुढ़ापे को एक यंग बॉडी के नीचे छुपा के रखा है, लेकिन असल बात तो ये है कि उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की कगार पर है। लेकिन वो बुढ़ा बिल्कुल मरना नहीं चाहता और इसी वजह से उसने तुम चारों को सिलेक्ट किया। वो तुम चारों में से किसी एक की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये सुनते साथ ही जियांग काफी ज्यादा हैरान था। वो तुरंत ही फेरी जू से कहने लगा कि मैंने सुना था लियो फैमिली के 6 पावरफुल एंसेस्टर अचानक से गायब हो गए। क्या इसके पीछे भी एंसेस्टर शी का ही हाथ था? जिस पर इमॉर्टल जू बताने लगी कि एंसेस्टर शी काफी ज्यादा ईवल है। उसने बस बॉडी पोजीशन की मेथड को सीखने के लिए हमारे कोंगियन पिक के न जाने कितने सारे रिसोर्सेस को खत्म कर दिया। हमारा कोंगियन पिक अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि एंसेस्टर शी के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि वो बुढ़ा हमेशा यही बताता है कि वो हमारे सेट को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता, बल्कि असल बात तो ये है कि वो बस खुद की लाइफ को एक्सटेंड करना चाहता है। उसने सिर्फ ब्लैक ड्रैगन सेट से इनहेरिटेंस मेथड को हासिल करने के लिए लियो फैमिली के एंसेस्टर को सैक्रिफाइस किया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी उसे कंप्लीट मेथड हासिल नहीं हुई। कोंगियन पिक के न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स की बॉडी को पजेस करने की उसने कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो फेल होता गया और जिन पर भी उसने इस पोजीशन मेथड का यूज किया था वो सभी लोग मारे गए। जिसके चलते मैंने फैसला लिया है कि मैं एंसेस्टर शी को खत्म करूंगी और मैं चाहती हूँ कि इस काम में तुम मेरा साथ दो। इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। जिस पर जियांग कहता है कि मैं मामूली सा ची रिफाइनर वाला कल्टीवेटर हूँ, भला मैं गोल्डन कोर वाला एंसेस्टर का मुकाबला कैसे कर सकता? अगर एंसेस्टर शी को हमारे प्लानिंग की जरा भी भनक लगी तो एक ही सेकंड में मुझे मार देगा। तभी फेरीजू उससे कहने लगी कि आयरन बैम्बू फॉरेस्ट में जब तुमने अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज किया था उसी वक्त मैंने तुम्हारी पावर को विटनेस किया। जिस पर जियांग उसे बताता है कि मैं खुद उस डिवाइन एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, तो भला मैं उसका इस्तेमाल करके एंसेस्टर शी का मुकाबला कैसे करूंगा? तो फेरीजू से बताती है कि तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी की एक खासियत थी, वो हमेशा अपने ओपोनेंट के सोल पर अटैक करती है और ऐसे ही एबिलिटी की हमें जरूरत थी। एंसेस्टर शी का अगर तुम डिसाइपल बन गए तो वो तुम्हें डाओ बॉडी गिफ्ट करेगा, तो तुम्हें बस उसका दिल जीत कर उसका
उसका डायरेक्ट डिसाइपल बनना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और हाँ, जैसे ये मैटर रिजॉल्व हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी के ओरिजिन के बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। तब तक तुम बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना। तुम्हारे पास 3 महीनों का वक्त है। इन 3 महीनों में तुम्हें कड़ी मेहनत करके एंसेस्टर शी का डिसाइपल बनना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही इमॉर्टल जू वहाँ से रवाना हो गई। अब जू के कहने पर जियांग ने भी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। वो कहने लगा कि 3 महीनों बाद मुझे बाकी के बंदों से मुकाबला करना होगा, और उसमें से 2 बंदे तो ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर हैं। उन्हें हराना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, और अगर गलती से मैंने उन दोनों को मुकाबले में हरा भी दिया तो भी मुझे एंसेस्टर शी को भी चैलेंज करना है। पता नहीं मैं गोल्डन कोर वाले जीनियस को फेस कैसे करूंगा। लेकिन जियांग ने देखा कि चाहे वो बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसे इसमें बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। और उतने में वहाँ पर एक बंदी जियांग से मिलने पहुँच गई। वो कह रही थी, अच्छा तो तुम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो। जियांग तो इस बंदी को यहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था। उससे पूछता है कि आखिर आप स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में दाखिल कैसे हो पाई? यहाँ पर तो आउटसाइडर्स का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। उतने में ही वो बंदी उसके पास पहुँच गई। वो कहती, अरे वाह, तुमने तो मुझे पहचान लिया। तो जियांग फटाफट से उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, उस दिन मार्केट में आपसे मुलाकात हुई थी। तो बंदी उससे कहती कि मेरा नाम है रोटोंग, बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तो जियांग ने भी उसके सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया, और उतने में रोटोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियांग के माइंड को पढ़ने लगती है, जिसके बाद जियांग को बताने लगी कि तुम्हारा माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। तुम्हारे दिल में पहले ही न जाने कितने सारे सवाल थे, और ऐसे में तुम्हारी बॉडी में ब्लैक ड्रैगन का ब्लड भी इन्फ्यूज किया गया, और इसी वजह से तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। एक कल्टीवेटर तभी तरक्की कर सकता है जब उसका दिल पूरी तरह से शांत हो, और फिलहाल तो तुम्हारे मन में क्योस मचा है। खैर, उस दिन मार्केट में मैंने अवॉइडिंग आइज मेथड का इस्तेमाल किया था ताकि मैं चुपचाप से इस दुनिया को ऑब्जर्व कर सकूं। उस मेथड का यूज करने के बाद तो कोई भी बंदा मुझे देख नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझे तुरंत ही नोटिस कर लिया, तो इससे बस एक ही बात साबित हो जाती कि किस्मत हमें मिलवाना चाहती थी। आज मैं यहाँ से गुजर रही थी और देखो मेरी तुम पर नजर पड़ गई। अभी किस्मत का ही खेल हो सकता। और इतना कहते साथ ही रोटोंग ने जियांग को अपनी एनर्जी की मदद से हवा में उठा लिया। ये सब देखकर ही जियांग तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि सीनियर, आप एग्जैक्टली मेरे साथ करना क्या चाहती हो? और उतने में रोटोंग ने उसे सीधे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पटक दिया। जियांग तो इस जगह को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था। उतने में ही जियांग को अपने सामने अपना ही एक फॉर्म नजर आने लगा। तब तक रोटोंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो जियांग को बताती है कि इस स्पेल को फॉरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग्स कहा जाता। दरअसल ये एक किस्म की सोल टेक्निक है, और तुम अपने सामने जिसे देख पा रहे हो वो है तुम्हारा फ्री इनकारनेशन। वेल, ये सारी बातें सुनकर ही जियांग काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो रोटोंग से कहता है कि आपकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, जो सुनते साथ ही रोटोंग को उस पर हंसी आने लगती है। वो कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पहचान नहीं पा रहे। वेल, इसमें जियांग की भला क्या ही गलती होगी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पास अपना एक सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और उतने में रोटोंग ने उसे बता दिया कि चलो जल्दी से इस बंदे को हरा दो। अब ये सुनते साथ ही जियांग थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि भला मैं अपने ही इनकारनेशन के साथ फाइट कैसे कर सकता, जिस पर रोटोंग कह रही थी कि ऑफ कोर्स तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो, और अगर इस मुकाबले में तुम हार गए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। बस एक बात याद रखना कि ये तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की डोमेन है। ये बंदा तुम हो और तुम ही वो बंदा हो। इसलिए जियांग फटाफट से मुकाबले के लिए तैयार होकर अपने इनकारनेशन के सामने पहुंच गया, और उतने में उस इनकारनेशन से फटाफट से जियांग को दबोचकर सीधे उसे नीचे पटक दिया। यहाँ पर वो इनकारनेशन जियांग की काफी जम के धुलाई कर रहा था। उसने न जाने कितने ही सारे पावरफुल पंचेस का इस्तेमाल करते हुए जियांग की हालत खराब कर दी। इधर जियांग तो बस हैरान था कि उसका ये इनकारनेशन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता। इधर रोटोंग उसे बता रही थी कि मेरी ये टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है। फॉरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग्स मेथड के जरिए मैं तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी को बना सकती हूँ। अगर ये बंदा पावरफुल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी उतने ही ज्यादा पावरफुल हो, बस तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। इसलिए अब तुम्हें भी अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा। जो सुनते साथ ही जियांग ने अपना टैलिस्मान रिलीज करते हुए डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया। उसने अपने इस जोरदार हमले के साथ उस इनकारनेशन को पीछे की तरफ पुश कर दिया था, और इसी तरह से अब यहाँ पर एक बराबरी का मुकाबला शुरू हो गया। जियांग ने अपने इनकारनेशन पर मल्टीपल टैलिस्मान रिलीज कर दिए थे,
तो इनकारनेशन भी फटाफट से उन टैलिस्मान पर पंचेस हिट करने लगा। अब जैसे उस बंदे ने टैलिस्मान को डिस्ट्रॉय किया, जियांग उस पर एक स्लैश रिलीज करते हुए सीधे उसके करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर जियांग अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस पर मुसलसल अटैक करने लगा और यही सब देखकर उसके इनकारनेशन को गुस्सा आ गया। अब वो भी अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जियांग पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसके चलते जियांग घायल होकर नीचे गिर गया। तब तक उस इनकारनेशन ने अपने कई सारे फॉर्म क्रिएट कर लिए थे। ये सब देखकर ही जियांग की तो होश ही उड़ गए और अब वो एक बार फिर से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उन सभी फॉर्म्स ने एक साथ मिलकर ही जियांग पर हल्ला बोल दिया था। तो जियांग ने भी बड़े ही जोश में आकर अपनी तलवार को घुमाते हुए इन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उसने अपनी तेज रफ्तार के साथ सभी फॉर्म्स को वैनिश कर दिया था, लेकिन उसी वक्त उसकी इनकारनेशन ने सीधे उस पर छलांग लगा दी और अब यहाँ पर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर जियांग काफी दूर जाकर पटक जाता है। यहाँ पर रोटोंग कह रही थी कि चलो फाइनली तुम इतना तो सीख गए किसी ऑफ कॉन्शियसनेस में फाइट कैसे की जानी चाहिए। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस तुम्हारी डोमेन है। जब तक कोई तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक वो तुम पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाएगा। इधर जियांग का इनकारनेशन बड़ी ही तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए चार्ज हो चुका था, तो जियांग ने भी बड़े ही जोश में आकर उसे टक्कर दी। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ उलझ चुके थे। उस इनकारनेशन को बता रहा था कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता और यहाँ पर जियांग ने अपनी इनकारनेशन पर डोमिनेंस साबित किया। ये देखकर वो इनकारनेशन भी थोड़ा सा हैरान था। जियांग उससे कह रहा था कि तू बस मेरी परछाई है, इसके अलावा और तेरा कोई अस्तित्व नहीं। उसकी बातें सुनकर रोटोंग भी थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई। कहती चलो फाइनली तुमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग को भी गेन कर लिया। तब तक जियांग ने अपनी इनकारनेशन की तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी। वो अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर मुसलसल अटैक करने लगा और फाइनली जियांग ने अपने एक जोरदार पंच के साथ उस इनकारनेशन को सीधे जमीन पर पटक दिया। रोटोंग भी इम्प्रेस हो जाती कि फाइनली जियांग ने अपनी इनकारनेशन को हरा दिया है और अब इस मुकाबले के बाद जियांग को होश आ गया। वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ चुका था। वहीं पर रोटोंग ने अपनी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग की बॉडी से एक ड्रॉप बाहर निकाल लिया। वो जियांग से पूछ रही थी कि क्या तुम जेड मैरो हेवनली वाटर के बारे में जानते हो, जिस पर जियांग कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, उसके बारे में कौन नहीं जानता। वो तो एक हाई ग्रेड वाला येलो रैंकिंग का स्पिरिचुअल ट्रेजर है जिसे अर्थ एंड हेवन में काफी पावरफुल माना जाता। जिस पर रोटोंग कहती कि हाँ मैंने उसी येलो स्प्रिंग वाटर का तुम्हारी बॉडी पर इस्तेमाल किया था ताकि तुम्हारी मेरिडियंस और मैरो को थोड़ा सा क्लींस किया जाए। इस प्रोसेस के बाद तुम अपनी बॉडी रिफाइनमेंट की जर्नी में काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर सकते हो। साथ ही थोड़ी देर पहले मैंने जो तुम्हें सोल टेक्निक सिखाई थी उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है कि इस मेथड से तुम्हारी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए। तुम फिलहाल ब्लैक ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करके बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो। भले तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इस तरह से तुम कल्टीवेशन में शॉर्टकट ले सकते हो, लेकिन ये प्रोग्रेस काफी ज्यादा भयानक है। एक छुपा हुआ खतरा हमेशा तुम्हारे सिर पर टंगा रहेगा। फिलहाल तो मैंने तुम पर जेड मैरो हेवनली वाटर का इस्तेमाल किया है जिसने ब्लैक ड्रैगन ब्लड की काफी हद तक सारी इम्प्योरिटीज को हटा दिया। अब ये सुनते साथ ही जियांग तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि सीनियर, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी रिपे नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस कैलामिटी में सरवाइव कर पाया तो मैं जरूर से आपके इस एहसान को चुकाने की कोशिश करूंगा। तभी रोटोंग उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन हम दोनों तो किस्मत से बंधे हुए हैं, तो जल्दी हमारी मुलाकात होगी। और अब वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि कल्टीवेशन की पाथ काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक टाउन का नजारा दिखाया गया। वेल ये वही इलाका है जहाँ पर लियो जिन का घर था। आज टाउन में काफी ज्यादा चहल पहल थी। ऑलमोस्ट हर एक बंदा लियो फैमिली के बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि लियो फैमिली ने हाल ही में रिक्रूटमेंट शुरू की थी। और उतने में उन लोगों ने देखा कि आसमान में कुछ बदलाव होकर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका है। दरअसल वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का वेंडिंग अपने कुछ बंदों के साथ पहुंच चुका था। ये लोग तो उन्हें देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश होकर घुटनों पर आ गए। साथ ही साथ ये लोग उन्हें इमॉर्टल कह के पुकार रहे थे, मगर वेंडिंग ने तो उन्हें ब्लेसिंग देने की बजाय सीधे उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते पूरे टाउन में तबाही मच गई। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इमॉर्टल्स उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। दरअसल वेंडिंग यहाँ पर लियो फैमिली को पूरी तरह से तबाह करने आया था। उन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक मासूम मॉर्टल को बुरी तरह से
खत्म कर दिया। दरअसल वेंडिंग को ये बात पता चल चुकी है कि एंसेस्टर शी ने उसके ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर एक हिडन अटैक किया था। भले इस बात को एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब वेंडिंग को जैसे ये बात पता चली वो तुरंत ही इसका बदला लेने पहुंच गया। वो कह रहा था कि उस शी ने मेरे लोगों पर हमला किया था, तो आज मैं उसके लियो क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दूंगा। इधर लियोजिन के फादर को भी खबर मिली कि उनके टाउन पर अटैक हो चुका है। अब ये सुनते साथ ही वो भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो अपने बंदों को कह रहे थे कि हमें जल्दी से आइलैंड प्रोटेक्टिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। सभी लोग लियो फैमिली के प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर लियो फैमिली के एल्डर अपने सभी डिसाइपल्स से कहने लगे कि फॉर्मेशन को सेटअप करने में आप सभी लोग अपनी एनर्जी को चैनल करो। सब इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ एल्डर लियो अपने एंसेस्टर को भी समन करना चाहता था, लेकिन तभी वेंडिंग उससे कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर यहाँ पर नहीं आने वाले। और अब वेंडिंग ने बड़ी ही तेजी के साथ उस शील्ड पर अटैक करना शुरू कर दिए। अभी देखकर ही एल्डर लियो उससे पूछते कि सीनियर वेंडिंग आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तो आपके क्लैन को कभी ऑफेंड नहीं किया। इसी दरम्यान वेंडिंग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से शैटर कर दिया। वो एल्डर लियो पर हमला करते हुए कहने लगा कि जाओ जाकर अपने एंसेस्टर शी से पूछो कि उसने मेरे क्लैन के साथ क्या किया था। यहाँ पर वेंडिंग के इस हमले की वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तो अब अपने क्लैन को बचाने के लिए एल्डर लियो ने अपना लाइफ स्पैन बर्न करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने सिल्वर स्पिरिट ब्लेड को समन कर लिया था, जो देखकर वेंडिंग कहता है कि तुम्हारा ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम ची रिफाइनर वाले मामूली से कल्टीवेटर हो, तो इसकी पोटेंशियल का फायदा नहीं उठा पाओगे। और अब यहाँ पर वेंडिंग ने भी अपना पावरफुल स्लैश रिलीज किया था। वो एल्डर लियो से कहता है कि चाहे तो अपना पूरा लाइफ स्पैन ही बर्न आउट क्यों ना करे, लेकिन फिर भी मुझे हरा नहीं पाएगा, और ना ही तुम्हारे लियो क्लैन के 6 एंसेस्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बजाय तो मैं खुद तुम्हें ही उनके पास भेजने वाला हूँ। अब यहाँ पर एल्डर लियो को नहीं पता था कि आखिर वेंडिंग ने उन पर हमला क्यों किया, लेकिन लियो फैमिली के न जाने कितने ही सारे लोग मारे जा चुके थे। जो देख एल्डर लियो कहने लगे कि तुमने हमारे साथ धोखा किया और इस धोखेबाजी का बदला हमारे एंसेस्टर शी जरूर से लेंगे। अब एंसेस्टर शी का नाम सुनते साथ ही वेंडिंग ने सीधे अपने ड्रैगन को उस पर रिलीज कर दिया। इस आखिरी पल में एल्डर लियो अपनी बेटी लियोजिन से कहने लगे कि बस अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।